Good morning students and welcome to class 9, chapter number 2 of your history portion, the socialism and the Russian Revolution. So in our last class we discussed that after the French Revolution, most of the European countries wanted to set up the socialism in Europe, and they were wanting the change in society. For the change in society, the European society divided into the three ideologies: radicals, liberals, and the conservatives. And we also discussed that who were the liberals, who were the radicals, and who were the conservatives. तो बच्चों, कल तक की क्लास में हम लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, जहाँ पर जो यूरोपियन सोसाइटी के जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि यूरोप के सारे अलग अलग देशों के अंदर सोसाइटी में चेंज किया जाए, कुछ सोशल चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था इसने कुछ नए आइडियाज दिए फ्रीडम, इक्वालिटी और फर्टिलिटी का। जिसके बाद में हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग थे वो चाह रहे थे कि देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन द यूरोपियन सोसाइटी। वही हमने देखा कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो सोशल चेंज के अगेंस्ट थे, मतलब नहीं चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंज हो। ठीक है, वही हमने रेडिकल्स की बात की। रेडिकल्स जो थे वो चाह रहे थे कि सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास में हम लोग अपने इसी टॉपिक को सोशलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि अब धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सोशलिस्ट की जो फीलिंग थी, सोशलिस्ट को लेकर लोगों की जो ओपिनियन थी वो क्या रही, कैसे सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। लोग प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, है ना, या जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हटाकर वहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक है उनकी उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट जो गरीबों को मिलना चाहिए उसकी जगह पर उसका फायदा ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक उठा रहे थे, जिसके कारण यूरोप के अंदर सोसाइटी जो है टू क्लासेस में डिवाइड हो गई। जो प्रॉपर्टी के मालिक थे वो कैपिटलिस्ट कहलाए या फिर अमीर लोग कह सकते हैं, और इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको लेबरर्स या पुअर क्लास के नाम से जाना गया। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि यूरोप के अंदर सोशलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे शुरुआत होगी सोशलिज्म की, क्या क्या आइडियाज लगाए गए। ठीक है, तो इससे पहले आप एक चीज समझे बच्चों कि यहाँ पर यूरोप के अंदर अगर हम बात करें इटली की, जर्मनी की, रशिया की, फ्रांस की, यहाँ और इसके अलावा और कई सारे देश हैं, इन देशों के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और प्लस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला कि वे लोग जो अमीर लोग थे उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रही हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वे लोग जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी उन लोगों को कैपिटलिस्ट कहा गया। अब ये कैपिटलिस्ट कौन? जिनके पास खुद की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिनके पास बहुत पैसा है और जिन्होंने उन पैसे का यूज फैक्ट्रीज लगाने में किया है। अब बच्चों आप ये सोचिए, कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक फैक्ट्री का मालिक, ठीक है, उस फैक्ट्री का अंदर जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा प्रॉफिट उस मालिक के पास जा रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका जो वेजेस है वो बहुत कम है, मतलब उनकी जो मजदूरी उनको मिलती है, जो पैसा उनको अपने काम के बदले मिलता है वो बहुत कम था। दूसरा, इनका जो वर्किंग आवर था वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था, 10 to 12 और तक ये लोग काम करते थे फैक्ट्रीज के अंदर। तो आप समझ लीजिए बच्चों के सुबह से लेकर देर शाम तक काम करने के बाद में भी इनको अच्छा पेमेंट नहीं मिलता था। अब हुआ क्या कि इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन कैपिटलिस्ट लोगों ने, इन पैसे वाले लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, लेकिन होना ये चाहिए था कि जिन लोगों के कारण, जिन वर्कर्स के कारण इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इन लोगों ने प्रॉफिट इन वर्कर्स में शेयर करने की जगह खुद के पास एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझे बच्चों। मान लीजिए फैक्ट्री का मालिक है,
पेन के पीस बनाता है, पेन समझ गए आप, ये जो पेन है इसके पीस बनाता है। जब वो फैक्ट्री के अंदर पीस बना रहा है तो एक पीस उसको 2 रुपीज में बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो मार्केट तक जाता है वो पेन 10 रुपीज में बिक रहा है, ठीक है। जबकि फैक्ट्री में इस पेन को बनने की, इस पेन के मैन्युफैक्चर होने की जो कीमत है वो ओनली 2 रुपीज आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्कर्स की सैलरी और खुद का पैसा जो उस प्रॉपर्टी वाले ने लगाया है या उस आदमी ने लगाया है, जो मालिक है फैक्ट्री का, उसको 2 रुपए का खर्चा करने के बाद 8 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये 8 रुपीज के लिए या इस पेन को बनाने में सारी मेहनत कौन कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं, लेबरर्स कर रहे हैं, दिन रात जो वहाँ काम करते हैं, है ना। लेकिन जब वो प्रॉफिट आता है तो किसकी जेब में जा रहा है? वो जा रहा है उस फैक्ट्री के मालिक की, उस कैपिटलिस्ट की पॉकेट के अंदर जा रहा है। तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे ये होगा कि फैक्ट्री का वो मालिक और अमीर होता जाएगा, लेकिन उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स है, क्या उनकी कंडीशन सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट का हक उन वर्कर्स का था वो सारा प्रॉफिट कौन हड़प रहा है? वो कैपिटलिस्ट हड़प रहा है। वो उस फैक्ट्री का मालिक जो है सारा प्रॉफिट खुद हड़प रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उसे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आधा आधा उसे करना चाहिए था। 4 रुपीज उसको अपनी कह सकते हैं कि जो वर्कर्स उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या तो उनके वेजेस को बढ़ा दे, मतलब उनकी जो मंथली इनकम है उसको बढ़ा दे। तो इससे क्या होगा कि उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी स्थिति भी सुधरेगी ना। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 5000 है, लेकिन अगर आपका फैक्ट्री का मालिक आपके 2000 रुपए या 2000 रुपीज बना देगा तो इससे क्या होगा? आपकी कंडीशन सुधरेगी या नहीं? बिल्कुल सुधरेगी। लेकिन यूरोप के अंदर इससे कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी। जो कैपिटलिस्ट लोग थे, मतलब पूंजीवादी जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपनी इस प्रॉफिट का यूज अपने वर्कर्स की कंडीशन सुधारने में नहीं किया, बल्कि सारा प्रॉफिट ये लोग अपने पास इकट्ठा करते चले गए, एक्यूमुलेट करना इन्होंने शुरू कर दिया अपने धन को। कंडीशन ये हुई कि यूरोपियन कंट्रीज में बड़े बड़े जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो मालिक थे उनकी कंडीशन को और ज्यादा अमीर होते गए और इनके अंडर में काम करने वाले जो वर्कर्स और जो लेबरर्स थे उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। यही कारण था कि बाद में यूरोप के अंदर सोशल रिफॉर्म की बात की गई। लोगों को सोचना पड़ा कि हमें सोसाइटी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे शुरू हुआ? तो पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि सोशलिस्ट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा बच्चों, सोशलिस्ट वे लोग माने गए जो चाहते थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का या समाज के सारे लोगों का हक होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने देखा ना हमारे स्कूल के, हमारे कंट्री के अंदर जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट पार्क, सिनेमा हॉल, इन सब पर सारी जनता का अधिकार होता है। तभी तो हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब प्राइवेट सोशलिस्ट वे लोग थे जो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती किसी की भी। जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे स्टेट की प्रॉपर्टी है और उस पर सारे लोगों का हक होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के हाथ में हो। तो फिर दूसरा सिस्टम क्या था? तो वो हम लोग जानेंगे कि यूरोप के सोशलिस्ट क्या चाहते थे, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, the properties were concerned only with the personal gain, not for the welfare of those who made the property productive. अब इस लाइन को समझिए, इसमें ये लिखा है कि इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान। कुछ लोगों के पास में उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट होता था वो इनकी प्रॉपर्टी को और बढ़ाने लगा। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट से मतलब मुझे क्या हुआ, मेरा पैसा बढ़ा, ठीक है। जबकि इस प्रॉपर्टी को
बनाने वाले वे लोग जिन्होंने उस फैक्ट्री में मेहनत की, जिसके कारण आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी को जिन लोगों ने प्रोडक्टिव बनाया है उनके वेलफेयर के लिए इन कंपनी, इन फैक्ट्रीज के मालिक ने कोई काम नहीं किया। सोशलिस्ट वांटेड दैट अटेंशन वुड बी पेड कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि पूरी सोसाइटी के फायदे के ऊपर ध्यान दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्ट्री का जो मालिक है बस उसी का प्रॉफिट हो रहा है, बस उसको प्रॉफिट हो रहा है, वही बहुत है। बाकी सारी सोसाइटी में रहने वाले अमीर, गरीब या जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली सोशलिस्ट क्या चाहते थे? सोशलिस्ट चाहते थे कि एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरा चाहते थे कि वे लोग जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं उन लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाना चाहिए। तीसरी चीज सोशल कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, मतलब सबका भला हो, सोसाइटी में सारे लोगों के फायदे की बात सोची जाए। ठीक है, व्हाट वुड बी द बेस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? तो अब ये सोचना पड़ गया कि अब सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा। आप ऐसी सोसाइटी कैसे बनाओगे जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जहाँ पर सबके बारे में, सबके फायदे की बात होगी। तो यहाँ पर एक आइडिया और लगाया गया, यहाँ बात की गई कि कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की बात की गई। अब बच्चों कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब मिलकर कोई चीज बनाना। ठीक है, तो देखिए सब बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। द रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called the New Harmony in Indiana। अब यह इंडियाना वर्ड का मतलब इंडिया से नहीं है बच्चों, यूएसए के लिए ये वर्ड इंडियाना यूज किया गया है। सबसे पहली बार सोशलिस्ट सोसाइटी की बात कही गई जिसमें ये आइडिया दिया गया कि यूरोप के अंदर कोऑपरेटिव्स बनाए जाए। कोऑपरेटिव मैंने बता दिया जहाँ पर कई सारे लोगों का एक ग्रुप जो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन को बेचने के बाद, सामान को बेचने के बाद जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसको सारे लोगों में उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग बांट दिया जाए। मतलब जिसने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उसको वो पैसा मिल जाना चाहिए। ये कोऑपरेटिव्स थे। ठीक है, तो अदर सोशलिस्ट डिमांडेड द गवर्नमेंट एनकरेज द कोऑपरेटिव। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सोशलिस्ट भी थे जो ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राइवेट, कुछ लोग मिले, कंपनी के मेंबर मिल गए और उन्होंने कोऑपरेटिव बना लिया, तो इससे क्या होगा? उसका फायदा तो सिर्फ कंपनी के कुछ लोग ही उठा पाएंगे। जबकि कुछ सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर में बनेंगे तो क्या होगा? जब सरकार के अंडर में कोई काम होगा तो उसमें सारी सोसाइटी के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखें the cooperatives were to be association of people who produce good together and divided the profit according to the work done by the members। अब यहाँ देखिए कोऑपरेटिव की डेफिनेशन बच्चों दी हुई है। कोऑपरेटिव क्या होते थे? कोऑपरेटिव एक ऐसा एसोसिएशन होता था, लोगों का ऐसा ग्रुप होता था जहाँ पर ये सब लोग मिलकर गुड्स प्रोडक्ट करते थे, मतलब सामान बनाते थे। ठीक है, एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क। और बाद में सामान को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता था उसको ये अपने काम के हिसाब से बांट लिया जाए, तो ये कोऑपरेटिव कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ बच्चों बात करेंगे कार्ल मार्क्स और एंजल्स की। ठीक है, ये दोनों ही यूरोप के बहुत ही बड़े, कह सकते हैं कि थिंकर्स थे, बहुत बड़े विचारक थे, जिनका असर रशियन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। एक कार्ल मार्क्स ने ऐसे आइडियाज दिए, कम्युनिस्ट आइडियाज दिए, सोशलिस्ट आइडियाज दिए, जिसका असर रशिया पर सबसे ज़्यादा पड़ा। और रशिया के अंदर यहाँ पर कैपिटलिस्ट थ्योरी को हमेशा के लिए कह सकते हैं कि खत्म कर दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह पर सोशल, या ये कह सकते हैं कि अलग सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई गई जहाँ पर समाज का या स्टेट का अधिकार होता था सारे की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक थे जिन्होंने नए नए आइडियाज दिए। यूरोपियन जो सोशलिज्म हम पढ़ रहे हैं ये इन्हीं की बदौलत पॉसिबल हो पाया। आगे हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ये भी इन्हीं की बदौलत पॉसिबल हो पाया कि
थ्योरी चलती है, वहाँ पर सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, मतलब रिच और पुअर क्लासेस में सोसाइटी बट जाती है। ठीक है, जो रिच पर्सन होते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, वो प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाते हुए बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि जो पुअर पर्सन है, जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, उनको बहुत बुरी कंडीशन में काम करना पड़ता है फैक्ट्रीज के अंदर, और बदले में उस प्रॉफिट का हिस्सा उन लोगों को नहीं मिल पाता जो उनकी बदौलत बना है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट माना, एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। अब इनका कहना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है या जिसने कंपनी या फैक्ट्री लगाई है वो तो प्रॉफिट कमाता है, लेकिन ये प्रॉफिट बनाता कौन है, वर्कर्स बनाते हैं, क्योंकि वर्कर काम करेंगे तभी तो फैक्ट्री का माल या इंडस्ट्री का जो सामान है मार्केट में बिकेगा, और जब बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसके अलावा द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट बी इम्प्रूव, लेकिन जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पाती है। Then this profit was collected by the private capitalists, और वर्कर्स की कंडीशन कब तक नहीं सुधरेगी, जब तक जो प्रॉफिट है वो जब तक कैपिटलिस्ट के हाथ में रहेगा तब तक वर्कर्स की कंडीशन नहीं सुधर सकती। मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है वो जब तक अपने प्रॉफिट को खुद के पास रखेगा तब तक वर्कर्स को उसका फायदा नहीं मिल सकता। एंड द वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के वर्कर्स थे उनको ये सलाह दी, ये एडवाइस इन्होंने दी कि जो वर्कर्स है उनको कैपिटलिस्ट को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए। जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी तब तक सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बना हुआ रहेगा, अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। इसी के साथ में कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए। रेडिकली मतलब क्रांति करके, ठीक है, क्रांति मतलब समझ गए, रिवॉल्यूशन कर विद्रोह करके सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सारे समाज का, सोसाइटी का हक होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी की भी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो ये बात कही वेयर द प्रॉपर्टी वाज कलेक्टेड बाय द सोसाइटी, और यहाँ बात की गई कि प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी के हाथों में रहेगी, एंड दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये बच्चों आप लोग ये आप ध्यान रखें कि कार्ल मार्क्स की जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी उसको क्या नाम दिया, तो उस सोसाइटी को नाम दिया कम्युनिस्ट सोसाइटी। इट विल बी अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब सारी प्रॉपर्टी पर समाज का हक हो जाएगा तो जो नई सोसाइटी बनेगी उसको हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे, जो नेचुरल सोसाइटी होगी, जो फ्यूचर में अपने आप बन जाएगी। ठीक है, बाय द 1870s सोशलिस्ट लीड द स्प्रेड थ्रूआउट द यूरोप। 1870s तक ये जो सोशलिस्ट आइडिया था पूरे यूरोप के अंदर फैल गया। यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े लीडर जो थे वो ट्राई करने लगे कि किस तरह से सोशलिस्ट जो पार्टी बनाई इन लोगों ने, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर बड़ी बड़ी पार्टीज बनाई गई, लेकिन साथ में इन पार्टीज ने ये कोशिश की कि गवर्नमेंट के अंदर इनको वोट मिल जाए, इनको गवर्नमेंट में सीट मिल जाए, और बाद में ये जब सरकार बनेगी पार्टीज की तो ये बाद में उस कंट्री के सिस्टम को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी, सेकंड इंटरनेशनल। अब यूरोप के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी थी इन्होंने इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये सेकंड इंटरनेशनल क्या थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, वर्कर्स इन द इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म एन एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन। यहीं पर इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर भी कुछ चेंज देखने को मिले। यहाँ पर जो वर्कर्स थे, है ना, और जो लेबरर्स थे, इन लोगों ने अपने अपने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर, यूरोप के अंदर और जर्मनी के अंदर। यूरोप और जर्मनी में जो फैक्ट्रियों में
इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, इन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बना लिए ताकि खुद के फायदे को ये सरकार के सामने या मालिक के सामने रख सके। They set up the funds to help their members and demanded the reduction of the working hours and right to vote। अब जर्मनी और इंग्लैंड में ये जो वर्कर्स की एसोसिएशन बनी थी, इनकी कुछ डिमांड थी। क्या डिमांड थी? पहली डिमांड तो ये थी, पहली चीज तो इन लोगों ने, इन वर्कर्स ने अपना एक फंड बनाया, मतलब एक ऐसा बैंक की तरह जो पैसा, हेल्प के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है। तो जब कभी भी यहाँ पर किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये एसोसिएशन उसको फाइनेंशियल हेल्प करती थी। दूसरी इन्होंने डिमांड की कि इनका जो वर्किंग आवर है, जो काम करने का टाइम है, उसको कम किया जाए और साथ में इनको राइट टू वोट भी दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा आप है कि इन जर्मनी these association work with the social democratic party। जर्मनी के अंदर ये जो वर्कर्स का एसोसिएशन था, ये यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिलके काम कर रही थी और जर्मनी की इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। ठीक है। एंड हेल्प इट विद द पार्लियामेंट्री सीट्स। और बाद में वर्कर्स की इस एसोसिएशन के कारण ही ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सीट पर जीत हुई इसकी। ठीक है। तो मतलब ये पार्टी जीत गई। और इन द ब्रिटेन सोशलिस्ट ट्रेड यूनियंस फॉर्म अ लेबर पार्टी। और इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर भी एक पार्टी बनी वर्कर्स की, जिसको नाम दिया गया सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म अ लेबर पार्टी, इसको नाम दिया गया। एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस बिल्ड इन 1914। और इस तरह से फ्रांस के अंदर भी 1914 तक जाते जाते कुछ वर्कर्स एसोसिएशन बन गए, लेकिन सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन द फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन यूरोप के अंदर अभी तक सोशलिस्ट अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। इन वर्कर्स एसोसिएशन ने खूब कोशिश की कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वोट मिल जाएंगे तो अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, और जब सरकार बन जाएगी तो कंट्री के अंदर सोशल चेंज आ जाएगा। लेकिन 1914 तक ऐसा नहीं हो पाया, किसी भी वर्कर एसोसिएशन को पार्लियामेंट के अंदर जगह नहीं मिल पाई। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने ये सोशलिज्म इन यूरोप वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है, और कल और सारी चीजें हम जो है इस क्लास में अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जानेंगे, समझेंगे। कुछ नए चेंजेस, रशियन रिवॉल्यूशन हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और इसके मेन रीजन जानेंगे, मेन इवेंट्स क्या हुए वो सब हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल वापस नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।